क्या भारत दुनिया का सुपर पावर बन चुका है? आइए जानते हैं क्यों आज दुनिया में अमेरिका और चीन के बाद भारत की 2-3 सर चढ़कर बोल रहा है। मजे और गर्व की बात यह है कि पूरे एशिया में कोई भी देश को मदद की बात आती है तो सबकी नजरें भारत पर टिक जाती, चाहे रोटी की बात हो या फिर आर्थिक मदद की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रंजित यादव और आप देख रहे हैं MR डेली। कभी ना कभी आप तो जरूर पढ़े होंगे कि एक समय था जब इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड का टैग लगा दिया जाता था। इंडियन कोई उपलब्धि हासिल करता तो वेस्टर्न कंट्रीज कार्टून बनाकर मजाक उड़ाया करते थे। कहते हैं ना दोस्तों, वक्त बदलने में समय नहीं लगता है। और समय ऐसा बदला कि जिस अंग्रेजों ने हमें कई सदियों तक गुलाम बनाकर रखा था, आज उसका प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक भारतीय मूल के। आज वो दौर है जहां अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट, इसके अलावा इंग्लैंड, आयरलैंड, पुर्तगाल, गुयाना, मॉरिशस, टोबैगो एंड त्रिनाद जैसे कंट्री के हेड इंडियन है या फिर रह चुके हैं। वही गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, यूट्यूब, एडोबी, पेप्सिको न जाने ऐसी कितनी कंपनियां जिनके CEO इंडियन है। ये बातें हो गई विदेशों की। इस वीडियो में हम जानेंगे वाकई में भारत एक सुपर पावर कंट्री बन चुका है। तो चलिए बिना इधर उधर की बात किए हुए समझते हैं कि सबसे पहले सुपर पावर कंट्री कौन कहलाता है। तो आप समझ ही सकते हैं, भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। वहीं रूस और यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए भारत मध्यस्थता के लिए सबसे जिम्मेदार राष्ट्र है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से युद्ध रोकने के लिए गुहार भी लगा चुके हैं। वहीं मिलिट्री पावर इंडेक्स में बात करें तो अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत आता है। इसके अलावा भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर है। इस इंडेक्स में हमें टक्कर देने वाले गिनती के देश है। चलिए ये भी जानते हैं भारत की कौन सी मजबूत पक्ष है जो सुपर पावर बनने में हम हिस्सा निभा रही है। तो पहला पॉइंट है 142 करोड़ की विशाल जनता। भारत दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जनसंख्या 142 करोड़ 46 लाख है। वही चीन की जनसंख्या 142 करोड़ 57 लाख है, यानी हमारी आबादी चीन से करीब 30 लाख ज्यादा हो गई है। भारत की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा लगभग 50% 24 वर्ष से कम उम्र के लोग हैं, जो देश के लिए कई दशकों तक वर्कफोर्स बने रहेंगे और देश के विकास में हम रोल निभाएंगे। देश की शिक्षा दर की बात करें तो ग्रामीण इलाकों में करीब 68% और शहरी इलाकों में 84.1% लोग पढ़े लिखे हैं। इस आंकड़े के ऊपर गौर करेंगे तो देश के बहुत बड़ा तबका पढ़ा लिखा हुआ जो कि अच्छी जिंदगी के लिए भरसक प्रयासरत है और इसके लिए अपनी निजी जिंदगी में बदलाव करने में पीछे नहीं हटते। वहीं ओवरसीज भारतीय की बात करें तो 32 मिलियन से अधिक भारतीय पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। वे सामाजिक आर्थिक रूप से काफी सफल है, विशेष रूप से US और UK में, जहां वे सबसे अधिक कमाई करने वाले भारतीय मूल के लोग हैं। इनके आय का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं, अमेरिका में टोटल पॉपुलेशन के मात्र 1% इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, लेकिन एक कम्युनिटी इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी हुई कि सबसे ज्यादा कमाई करने में सबसे आगे है और सबसे ज्यादा टैक्स भी भरते हैं। दोस्तों, लोगों की बात हो और उनकी भाषा छूट जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। भारत एक ऐसा देश है जहां हर चौराहे के बाद बोली की एसेंट चेंज हो जाती है। हर स्टेट की अपनी भाषा और 22 से ज्यादा ऑफिशियल लैंग्वेज। ऐसा लैंग्वेज डाइवर्सिटी आपको इस दुनिया में मिलने से रहा नहीं। लेकिन दोस्तों, आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलने वाले और समझने वाले लोग इंडियंस हैं और इसी के बदौलत इंडियन डॉक्टर्स, इंजीनियर और प्रोफेशनल का डंका पूरी दुनिया में बजती है। चलिए अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं जो सुपर पावर बनने की राह में आती है। वो है एकता में अनेकता, भारत की डेमोक्रेसी, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी और न जाने कितनी जातियां और हर धर्म जाति की अपनी रिचुअल और परंपरा, जहां किसी को कोई रोक टोक नहीं और किसी से मतभेद नहीं। और ये सब देखने को मिलता है अपना प्यारा भारत में, और इसे इंडिया बन जाता है दुनिया की सबसे बड़ी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, जहां सभी को मिलती है आजादी और अपना अधिकार। इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद एक पॉलिटिकल स्टेबल नेशन है जिसे दूसरे देशों के साथ रिश्तों में सुधार किया, वहीं अन्य डेवलप्ड नेशन के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाने में कामयाब रहा है। इसका फायदा ये हुआ कि भारत को यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बनने के लिए लगभग सभी डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन का समर्थन प्राप्त है। सुपर पावर कंट्री के लिए फॉरेन रिलेशनशिप बिल्ड करना फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। और दोस्तों, अब वो दिन चले गए जब भारत दूसरे देशों से मदद लेने की बातें करता, बल्कि उल्टा हो गया है। भारत बिना एहसान जताए पूरी दुनिया को मदद करता है। कोविड-19 के दौरान जब दवाइयां और वैक्सीन की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी, तब पूरा विश्व, चाहे अमेरिका हो या फ्रांस, ब्रिटेन हो या जर्मनी, सबने मुंह फेर लिया। लेकिन दुनिया में सिर्फ एक भारत ऐसा देश था जिसने कोविड डिप्लोमेसी के तहत अमेरिका से लेकर अफ्रीका तक फ्री में वैक्सीन और जरूरी सामानों का उपलब्ध कराया। श्रीलंका जब दिवालिया हुआ तो भारत ने राहत पैकेज देकर उबारा। 2015 में नेपाल और 2023 में तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप के दौरान भारत सबसे पहले रेस्क्यू टीम और जरूरतमंद सामान भेजने वाला देश बना।
वहीं रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान जब गेहूं की कमी पड़ी तो जरूरतमंद राष्ट्रों को गेहूं उपलब्ध कराया। ये नया भारत है जो दुनिया को आंखें नहीं दिखाता बल्कि वसुधैव कुटुंबकम समझता है, लेकिन आंखें दिखाने वालों को छोड़ता भी नहीं है। गलवान हो या यूक्रेन रूस युद्ध के दौरान रूस से तेल खरीदना सिर्फ भारत कर सकता है, और जब कोई सवाल करता है तो पलटकर जवाब भी देता है। अगर विश्वास नहीं है तो इस क्लिप को देखिए, कैसे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर यूरोपियन को फटकार लगा रहे हैं। Somewhere Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. भारत दुनिया का इकलौता राष्ट्र है जिसका संबंध लगभग सभी राष्ट्रों से ठीक है। इसका अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं, दुनिया के दो सुपर पावर मुल्क अमेरिका और रूस एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, लेकिन भारत का संबंध दोनों देशों के साथ बेहतर है और दोनों के साथ स्ट्रेटेजिक टाई अप है। इसके अलावा वर्ल्ड के टॉप डोमिनेटिंग ग्रुप जैसे क्वाड, ब्रिक्स, साइड-2, U2, आसियान और G20 का अहम हिस्सा है। दोस्तों, इस बार G20 मीटिंग का होस्ट इंडिया कर रहा है, जिसमें दुनिया भर के तमाम लीडर इंडिया में होंगे और शायद रसिया यूक्रेन प्रॉब्लम का हल निकल जाए, क्योंकि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे और वहीं यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर G20 की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए अनुमति मांगी है। दोस्तों, ये बातें थी फॉरेन डिप्लोमेसी की। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में। एक ताकतवर देश बनने के लिए फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के ऊपर डिपेंड करता है, और अपना देश दुनिया की सबसे बड़ी और उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश है। दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। हर दिन कोई नई स्टार्टअप वेंचर ऊंचाइयां छूती है। इसी साल के देश के लगभग 100 स्टार्टअप यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी है, जिसकी वैल्यू $332.7 बिलियन रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में इंडियन की नॉमिनल जीडीपी 232.15 ट्रिलियन रुपये है, जो अमेरिकन डॉलर में 3.12 ट्रिलियन बनता है, जिससे भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाता है। मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट के अनुसार भारत का 2023 से 2030 तक का एवरेज जीडीपी ग्रोथ 8 से लेकर 8.5% के बीच में रहेगा, जो देश की तरक्की में 4 चांद लगाएगा। वहीं ओवरऑल एक्सपोर्ट की बात करें तो लगभग $750 बिलियन का गुड्स एंड सर्विसेज भारत एक्सपोर्ट कर चुका है, और अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल के अंत तक 1 ट्रिलियन का आंकड़ा छू लेगा, और वहीं 2030 तक 2 ट्रिलियन का आंकड़ा छू लेगा, जो अपने आप में एक मैसिव नंबर है। वहीं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करें तो लगभग $572.8 बिलियन का विशाल भंडार है। अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क की बात करें तो पाकिस्तान का टोटल फॉरेन रिजर्व मात्र $4.598 बिलियन का है। मजे की बात यह है कि इस हफ्ते हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में $12.8 बिलियन जुड़े हैं। दोस्तों, अब चौथे पॉइंट को डिस्कस करने से पहले एक बात बोलना चाहूंगा। अगर मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी कंट्री को सुपर पावर बनने में स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर भारत के आईटी सेक्टर की बात करें तो देश में बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद जैसे कई शहर सिलिकॉन वैली बनकर उभर रहे हैं। टाटा कंसल्टेंसी, इन्फोसिस, HCL, विप्रो जैसी कंपनियां दुनिया भर में आईटी सर्विसेज दे रही हैं। आरबीआई के एक डाटा के अनुसार इंडियन आईटी कंपनियां 2021-22 में 11.67 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट किया था। वहीं IISc, IIT, IISCR, NIT, IIIT, बिट्स पिलानी, IIM, CIFR और एम्स जैसे इंस्टीट्यूट वर्ल्ड के बेस्ट रिसर्च सेंटर मौजूद है। वहीं स्पेस रेस में भारत किसी से कम नहीं है। अमेरिका के नासा और रूस के रॉसकॉमर्स के बाद कोई स्पेस एजेंसी का नाम जुबान पर आता है तो वह है भारत का इसरो स्पेस एजेंसी। इसरो की स्पेस उपलब्धियां गिनाने लगे तो दोस्तों ये वीडियो छोटी पड़ जाएगी। कभी साइकिल पे मिसाइल को ले जाने वाला इसरो इस साल सूर्य के करीब जाने की तैयारी कर रहा है। चांद पर पानी की खोज हो या फिर 104 सैटेलाइट को ले जाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराना हो। तजुब की बात यह है कि 103 सैटेलाइट में 96 सैटेलाइट अकेले अमेरिका का था। भारत चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला चौथा देश है। इसरो 450 करोड़ में मंगल ग्रह तक पहुंच गया, जिसकी लागत हॉलीवुड मूवी ग्रेविटी से कम थी। मंगलयान मंगल की परिक्रमा करने वाला और सैटेलाइट भेजने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। वहीं इसरो की अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो मंगलयान 2, आदित्य L1, चंद्रयान 3, गगनयान 1, गगनयान 2, गगनयान 3, निसार और शुक्रयान पर इसरो की टाइमलाइन प्रोजेक्ट है। स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के बाद भारत ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ चला है। सड़क पर ईवी गाड़ियां हो या फिर सोलर पैनल आपको लगभग हर जगह दिख जाएगा। हालांकि इस सेक्टर में हम थोड़े पीछे हैं, लेकिन काम में तेजी है। प्रधानमंत्री COP26 मीटिंग के दौरान दुनिया को भरोसा दिलाया है कि भारत 2070 तक नेट जीरो एमिशन कंट्री बन जाएगा। इसका मतलब यह है कि भारत 2070 तक कार्बन गैस उत्पन्न करना बिल्कुल बंद कर देगा।
फिलहाल भारत 63.3 गीगावाट सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करके दुनिया में 5वें रैंक पर है। चलिए दोस्तों, अब आखिरी पॉइंट के बारे में बात करते हैं। कोई भी देश की सॉफ्ट पावर सुपर पावर बनने में अहम रोल निभाती है। किसी भी देश की सॉफ्ट पावर एक ऐसा हथियार है जिसे बिना चलाए किसी भी देश के ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। शायद आप सोच रहे हो कि ऐसी कौन सी पावर है जिसे बिना यूज किए कोई भी कंट्री दूसरे के ऊपर रूल कर सकता है। तो दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसे समझ सकते हैं। शायद आप जींस पहनना पसंद करते होंगे, इंग्लिश मूवी देखना पसंद करते होंगे और उसी के तौर तरीकों को कॉपी भी करते होंगे। तो यही सॉफ्ट पावर का असर है। इसलिए दोस्तों, मैं गुजारिश करूंगा कि अपने कल्चर पर गर्व कीजिए, वरना मेंटली किसी के गुलाम बनने में देर नहीं लगेगा। एक दौर था जब इंडिया सॉफ्ट पावर की बदौलत चीन के ऊपर लगभग 2000 साल तक शासन किया, और जिस हिसाब से हमारा कल्चर पश्चिमी देशों का ट्रैक कर रहा है और हमारे कल्चर में लोग रुचि ले रहे हैं, जल्दी भारत सॉफ्ट पावर के मामले में भी टॉप पर आ जाएगा। और इस सॉफ्ट पावर को बढ़ाने में इंडियन सिनेमा अग्रिम रोल निभा रहा है। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट थे जिसके बदौलत कोई भी देश सुपर पावर या फिर डेवलप्ड नेशन बन जाता है। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत सच में सुपर पावर कंट्री बन चुका है, अब फिर टाइम लगेगा। और अगर हमारे कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।